तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी जुड़ चुके हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में अरुणेश कुमार के साथ। आप जैसा कि जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं चरम पर हैं। इस वक्त अर्धवार्षिक परीक्षाएं एकदम सभी स्कूलों में चल रही हैं। विभिन्न स्कूलों से हमारे पास बच्चे पेपर भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम उनका सॉल्यूशन दें, और हम इस उम्मीद के साथ सॉल्यूशन देते हैं कि उस बच्चे का भला होगा जिसने ये पेपर भेजा है। वो कम से कम अपने आंसर की देखेगा, और बाकी जिनके पेपर नहीं हुए हैं, कल हैं, अगले दिन हैं, वे सारे बच्चे इस पेपर को देखेंगे। और कल को अगर ऐसा ही पेपर या यहाँ के बहुत सारे प्रश्न आ गए तो कल्याण हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न ये अर्धवार्षिक में तो इंपॉर्टेंट ही हैं, साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। देखो, अर्धवार्षिक के पेपर से ही आप तैयारी कर लो, वार्षिक परीक्षा का पैटर्न समझ लो। बात यह है कि जब वार्षिक परीक्षाएं आपकी आती हैं उस समय बोर्ड परीक्षाओं का भी बोलबाला होता है। तो ऐसे में बहुत सारे चैनल्स पर आपको मैं खुद ही बहुत कम संख्या में आपको वीडियोस दे पाता हूं बोर्ड परीक्षा के चलते। तो अभी से आप 11 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के वक्त हम तैयारी बोर्ड वालों की अच्छे से कराते हैं। तो इस पेपर को ये समझिए कि कल हमारे में ऐसा ही पेपर आ जाएगा। इस तरीके से तैयारी करिए, वरना गलती आपकी होगी, भुगतना आपको पड़ेगा। ठीक है, सामान्य हिंदी की है, बट साहित्यिक हिंदी के भी विद्यार्थी देख सकते हैं। कक्षा 11 के कुल मिला के सभी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर 5-5-10 ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो पहला सवाल है कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। यहां जो मार्क लगाए गए हैं पता नहीं वो सही हैं अथवा गलत हैं। बच्चे ने पेपर भेजा तो उसने खुद ही लगा दिया है। अब आप एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब 11 की क्लासेस क्यों लोग नहीं चलाते हैं, उसका बड़ा कारण है कि 11 वाले समझते हैं कि फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, कि हम तो 11 में हैं, हमको कौन सा बोर्ड देना है। लेकिन भैया, जो 11 में आपकी व्याकरण होती है वही जाकर के 12 में भी काम आती है। जो सेम व्याकरण 12 की है वही सेम व्याकरण 11 की भी है। इसलिए ये मत समझो कि हमारा ये अभी सिलेबस नहीं है, हम कर लेंगे। कल पर टालोगे तो कैसे बनेगा। तो 11 में ही 12 की तैयारी करो, समझ गए आप। तो हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब लगाया है। और यहां पर अगला है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। थोड़ा सा जल्दी कराएंगे, आधे घंटे में ही निपटा देंगे इस पेपर को, क्योंकि और भी बहुत सारी क्लासेस शेड्यूल हैं, बहुत सारी क्लासेस देनी पड़ती हैं लगा करके 9th से 12th तक। तो लगभग 6-7-8 क्लासेस डेली हो जाती हैं, इसमें हम जल्दी कराते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो ब्राह्मण से पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, अज्ञे की एक रचना याद रखना, आंगन के पार द्वार। निराला की सरोज स्मृति। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस नाटक याद रखना। क्लियर। अब अगला सवाल है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक है, इसके जो रचयिता, इसके जो लेखक हैं, ये हैं अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लगा लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, वियोगी हरि प्रसिद्ध हैं गद्य गीत के लिए। ठीक है, पागल पथिक राय कृष्ण दास ने लिखा है। और मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, तमाम इनके नाटक हैं। और ये अगला सवाल आता है, कन्यादान निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3। बच्चा कंफ्यूज हो रहा था लेकिन फिर आके सही लगा गया। नहीं, ये बच्चा पढ़ता है हमसे, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, बराबर बने रहते हैं हमारे साथ, ये समझ लो वो नैया पार लगा देते हैं, मजा आ जाता है। ठीक, सरदार पूर्ण सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध जो पत्रिकाएं हैं वो याद कर लो, 3 हैं, कविवचन सुधा, बाला बोधिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं। तो भैया राहुल सांस्कृत्यायन आपके घुमक्कड़ शास्त्र हैं। राहुल सांस्कृत्यायन किन्नर देश की ओर, ऐसा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा, किन्नर देश की ओर। ठीक, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है, ये ध्यान रखना। घुमक्कड़ शास्त्र
अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसी रचनाएं भी राहुल सांस्कृत्यायन की हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। दूसरा सवाल शुरू होता है हिंदी काव्य साहित्य के विकास से। सूफी काव्य के कवि हैं, सूफियाना अंदाज में गाते थे जायसी, प्रेमाख्यानक सूफी कवि कहलाते हैं जायसी। ठीक है, तो प्रेमाख्यानक कवि पूछ ले या सूफी कवि पूछ ले तो वो जायसी हैं। इनका काम क्या था? प्रेमाख्यानक कवि या सूफी कवियों का काम क्या था? प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को ढूंढते थे। तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है, जिन्होंने नागमती वियोग वर्णन और पद्मावत जैसी रचनाएं लिखी हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान दे दो, यहां पर जो अपने तुलसीदास हैं, राम भक्त शाखा से संबंधित हैं, भक्ति काल के कवि हैं। आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो आदिकाल, आदि देखो, स्वर्णयुग भक्ति काल एक ही बात है। स्वर्णयुग, भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, तीन नाम है भक्ति काल के। भक्ति काल तो ही है, स्वर्णयुग हो गया और पूर्व मध्य काल हो गया। श्रृंगार काल जो नाम है ये रीतिकाल का है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया। उत्तर मध्य काल भी रीतिकाल को कहा गया। लेकिन बचता है बीज वपन काल। अब यहां से बेटा सवाल ये बनता है कि भैया आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? यह भी एक बड़ा सवाल बनता है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल को बीज वपन काल। और इसी आदिकाल को भाई आदिकाल किसने कहा था? तो आदिकाल को, आदिकाल का नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। चारणकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला सवाल आता है कि यहां, तो यहां ऊपर वाला आदिकाल बीज वपन काल लगा लीजिए। अगला सवाल है कि भक्ति, देखो यहां पर आप 10 प्रश्न नहीं पढ़ने आए हैं भैया, आप 10 नहीं पढ़ने आए हैं, आपको 10 पढ़ना होगा तो हम पहले से टिक लगा के दे देंगे। हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 10 के 10 पढ़ोगे तो 20-22 और क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो भक्ति काल की रचनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय क्या है? भाई रामायण है, सूरसागर है, रामचंद्रिका है, श्री रामचरितमानस है। तो अब भक्ति कालीन रचनाओं में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है वो श्री रामचरितमानस है और ये तुलसीदास द्वारा रचित है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कवितावली, ये सारी रचनाएं अपने तुलसीदास जी की हैं। कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक भी लगा हुआ है, तो हनुमान बाहुक भी तुलसीदास की रचना है। तो श्री रामचरितमानस लगा लीजिए। भाई घा वाला देखिएगा, निम्न में से ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी का तो देखो नानक, दादू, रैदास, मलूक, कबीर, ये सब ज्ञानाश्रयी के हैं। लेकिन जो केशवदास हैं, भाई केशवदास रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। अब यहां लास्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसीलिए कहते हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास, काव्य साहित्य का विकास आप इंटर का भी पढ़ें, क्योंकि इससे प्रश्न कहां से कोई दे देता है कुछ नहीं पता। इसलिए इंटर और 11 का दोनों का पढ़िए, 11-12 का गद्य काव्य साहित्य का विकास। तो जिस बच्चे ने भाई ये पेपर भेजा है मैं उसको 100% यहां भाई देता हूं, शाबाशी भी देता हूं और 100% यहां मार्क भी 10 में 10 वो पा चुका है। क्लियर? हाँ, ऐसे करिए, कोई गलत ही ना हो। अब आएंगे भैया आपके 2 गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़ना है और जो गद्यांश आपको सरल लगे उस गद्यांश को क्या करना है? जो गद्यांश आपको सरल लगे उस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर लिखें। जो कठिन लगे उसको छोड़ दो। इसीलिए 2 दिए जाते हैं अथवा करके, कि ये नहीं तो ये करो। फिर समझिए कि ये समय ऐसा समय है। हाँ, अगर आपने ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और 2026 में जो आप एग्जाम देंगे, 1 अप्रैल से मैं हमेशा
नया सेशन चलाता हूं, तो 1 अप्रैल से आपका सेशन चल जाएगा। तो ये समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। अब ये इतना पढ़ने के बाद तो तुरंत पता चल गया होगा कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ ये गद्यांश है। सबसे पहले हम इसके प्रश्न पढ़ेंगे, फिर गद्यांश पढ़ते पढ़ते उत्तर दे देंगे। गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है? तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो अंश रेखांकित कौन सा है, उतना ही उत्तर देना है और आगे पीछे की लाइन लेते हुए आपको भावार्थ निकाल के लिखना होता है। ये रट्टा नहीं मारना होता है, ये समझ के अपने भावों में, अपने शब्दों में बखूबी लिखना होता है। ये समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सारी दुनिया उन्नति की घुड़दौड़ में लगी हुई है, और ये ऐसा समय है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, और इस घुड़दौड़ में, इस उन्नति की दौड़ में जो पीछे रह जाएगा, जो आलसी बना रहेगा, जो कार्य नहीं करेगा, बाद में वो चाहे करोड़ों उपाय करे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। तो भारतेंदु जी यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि जब उन्नति की घुड़दौड़ है, समझ लो उन्नति की बारिश हो रही है, अब उस बारिश में तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख बने रहोगे, कमबख्ती का छाता अपने सिर पे लगाए रहोगे, काम नहीं करोगे, निकम्मे हो जाओगे, तो तुम पर ये समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य ही है जो काम नहीं करना चाहते हो। अब हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको और आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि इस टेक्निकल युग में आपको दिन रात पढ़ाया जा रहा है, दिन रात लाइव चल रहा है, दिन रात तमाम लाखों टीचर यूट्यूब पर जुटे हुए हैं। आप चाहें तो इस भरे फूले शिक्षा के संसार में आप न जाने कितना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, बट रील मत खिसकाइए, क्योंकि रील से आज तक किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसा सर, ये याद रखना। तो हो गई व्याख्या। उन्नति के वर्तमान साधनों और भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो लेखक के विचार यही है कि उन्नति की घुड़दौड़ लगी हुई है भाई, है ना, और अगर इस समय भी आप उन्नति नहीं कर पाए, इस लूट में भी, बरसात में भी आपके सिर पर कमबख्ती का छाता रहा, आंखों में मूर्खता की पट्टी रही, तो समझ लो ये आपका दुर्भाग्य ही है। ठीक है, शरीर से शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली ना होते हुए भी जापानी अपनी उन्नति करने में क्यों सफल हुए? ठीक है, अब यहां देखिए, चलिए थोड़ा सा इशू था टेक्निकल, मुझे देखना था। हाँ, मैं कहां था? शरीर से अधिक शक्तिशाली ना होते हुए भी जापानी क्यों अपनी उन्नति करने में सफल हुए हैं? ठीक है, चलो अब यहां पर देखिए, इसमें जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती, है ना। अब इन्होंने यहां पर, खैर इसमें साफ साफ नहीं लिखा इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि शरीर से अधिक शक्तिशाली ना होते हुए भी जापानी अपनी उन्नति करने में इसलिए सफल हुए हैं क्योंकि वह परिश्रम के साथ कार्य को करते हैं, और जितनी देर में हिंदुस्तानी लोग गप्पे मारते हैं उतनी देर में जापानी ड्राइवर भी अखबार पढ़ के अपना काम खत्म कर देते हैं। और इसीलिए वो अकर्मण्य नहीं है, वो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें आलसता नहीं है, उनमें बुद्धिमत्ता है, इसीलिए वे क्या है, अपनी उन्नति करने में सफल हुए हैं। देखिए उत्तर कई हो सकते हैं, किताबी कीड़े बने रहोगे तो नहीं काम चलेगा। किताबों में उत्तर अलग होगा और एक प्रकाशन में नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकाशन में देखोगे तो एक प्रश्न का अलग अलग उत्तर हो जाएगा जो लंबे होते हैं। ठीक है, अब यहां है अगला, देखिए वर्तमान में कौन अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, क्यों?
ठीक है। अब यहां वर्तमान में भैया यहां कुछ तो क्लियर तो है नहीं, यहां पर हाँ क्लियर नहीं। अब वर्तमान तो शब्द आप ढूंढेंगे यहां नहीं मिलेगा, तो आप कैसे ढूंढेंगे? अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की आदि आदि सभी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वहां भावार्थ से अर्थ निकलेगा। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। और जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। आपने पढ़ा है सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता। अब ये आचरण आपका शब्द जैसे ही आया आपको पता चल गया भैया ये आचरण की सभ्यता पाठ से लिया गया है। अब यहां पर पाठ का नाम, लेखक का नाम हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये दूसरा गद्यांश अगर आपको सरल लगे तो दूसरा कर लीजिए, पहला सरल लगे तो पहला कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ें। कहत कत परदेसी की बात, पिछला पेपर कराया था उसमें भी ये था, तो इसीलिए हम कहते हैं मिलता जुलता आता रहता है। तो सारे पेपर आप देखते रहिए, है ना। आप एक पेपर आप हमारा देख के जाएंगे, कहेंगे सर फंसाते नहीं है, ऐसे बता देते हैं। तो एक क्यों देखो भाई, दो तीन जितने कराए हैं हिंदी के सब देख के जाओ, मजा ना आए तो बताना। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बदी हम सो, मंदिर अरध अवधि बदी हम सो, हरियाहार चली जात, कहत कत परदेसी की बात। तो सूरदास के पद से लिया गया है। अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने एक एक लाइन की बखूबी व्याख्या कर दी है। कक्षा 11 की प्लेलिस्ट अगर नई में नहीं मिल रहा तो पुरानी में ढूंढिए, ऐसे नहीं मिल रहा तो आप सूरदास के पद कक्षा 11 भ्रमर गीत सार ऐसे ढूंढ लीजिए तो मिल जाएगा। ठीक, कृष्ण गोपियों से क्या कह कर गए थे कि मैं मंदिर अरद अर्थात पखवाड़े में आ जाऊंगा, बट नहीं आए। अब विरह की स्थिति में गोपियों पर किसने घात किया है? तो यहां पर लिखा है हररिपु कीन्हो घात। हररिप मतलब भगवान शंकर के शत्रु अर्थात कामदेव ने घात किया है। हाँ, तो अब श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के पास उपाय शेष क्या रह गया है? तो कर मीजे पश्चात, हाथ मल करके पछताना शेष बच गया है। तो मान राखिबो मांगिबो पिय सोनित नवनेहू, और तुलसी तीन्यू तब फबे जो चातक मत लेहू। कि मान भी रखना यानी सम्मान की रक्षा करना और मांगना और प्रियतम से नित्य नया प्रेम प्राप्त करना। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों तब सुशोभित होते हैं जो चातक के मतानुसार, जो चातक के मत, चातक के विचार को प्राप्त करता है। अब आपने देखा होगा जो चातक है, जो पपीहा है, वो जब बादल बरसते हैं तभी वो पानी पीता है, तभी वो पानी पीता है। तो वो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मान सम्मान की रक्षा भी करना, मांगना यानी मांग करके भी सम्मान की रक्षा करना। बहुत लोग तो इस दुनिया में है जो मांगते हैं और सम्मान खो देते हैं, निर्लज्ज होकर मांगते हैं। तो कहते हैं मांग करके भी सम्मान की रक्षा करना और अपने प्रियतम से नित्य नया स्नेह स्थापित करना, नवीन प्रेम को प्रकट करना। तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों बातें तब सुशोभित होती हैं, तब अच्छी लगती हैं जब व्यक्ति पपीहे के मतानुसार चलता है। भावार्थ ये है कि जिस प्रकार पपीहा बादल से मांगता भी है और उसकी प्रतीक्षा भी करता है, सम्मान की रक्षा भी करता है और किसी के प्रति उसकी आशा भी नहीं रहती है, तो इस प्रकार उसका प्रेम सच्चा है
और उसकी आस्था सच्ची है। जब वो पपीहा पानी तभी पिएगा जब बादल देगा, जिससे वो मांगता है वही देगा, तो उसके लिए वो प्रतीक्षा भी करता है। तो इस प्रकार उसका प्रेम सफल रहता है। तो सफल प्रेम के लिए मांगना, मांगकर सम्मान की रक्षा करना और प्रियतम से नित्य प्रति नया स्नेह प्राप्त करना, ये तीनों बातें पपीहा के मतानुसार चलो तभी सुशोभित होती। तुलसीदास जी का है। ठीक, अब यहाँ व्याख्या तो बता ही दी है। दोहे में किसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? तो दोहे में एक प्रकार से चातक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। और चातक के संबंध में क्या कहा गया है? तो चातक के संबंध में यह कहा गया है कि चातक सम्मान की रक्षा भी करता है और मांगता भी है और अपने प्रियतम से नित्य प्रति नया स्नेह भी प्राप्त करता है। ठीक, तुलसी के अनुसार व्यक्ति का जीवन कब सफल हो सकता है? जब सम्मान की रक्षा करे, मांगे भी, तभी सफल हो सकता है। अच्छा, तुलसीदास के अनुसार यहां पर व्यक्ति का जीवन तब सफल हो सकता है जब चातक अर्थात पपीहे के मतानुसार चला जाए। ठीक है, अब यहाँ साहित्यिक परिचय सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु और संपूर्णानंद, और फिर यहाँ सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, हमेशा याद रखिएगा। फिर नाटक आपका आएगा, नाटक के हिसाब से आंसर देना है। अब यहाँ पर गद्यांश दो आएंगे संस्कृत से, संस्कृत से दो गद्यांश आएंगे जिनका हिंदी अनुवाद करना है। 2 अंक में संदर्भ लिखना होता है और 5 अंक का हिंदी अनुवाद होता है। तो कुल मिला के 1 के 7 अंक प्राप्त होते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशंब्याम एव स्वशिलालेखम कारयत यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य। अब जैसे ही प्रयाग आया आप जान गए ये प्रयाग पाठ से है। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रयाग नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब इसके लेखक तो कोई होते नहीं हैं। तो कहते हैं प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्याम एव, कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम अकारयत, अपने शिलालोक लेख को बनवाया। यो माने जो, अधुना माने अब, कौशाम्ब्या आनीय, कौशाम्बी से लाकर प्रयागस से दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्ध से महाराजस्य पुरवसा राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगाया पूर्व, गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मानाम च स्थित्या अक्षुण्णयो। तो ये आपका प्रयाग से लिया गया है और अस्य उपत्यकायाम विद्यमाना कश्मीरो देशा, ये हिमालय से लिया गया है। पढ़ाया मैंने प्रयाग भी है, पढ़ाया मैंने हिमालय भी है। प्रयाग इसी वर्ष पढ़ाया, हिमालय पिछले वर्ष पढ़ाया था। तो यहां पर टुकड़ों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। ये 2 चैप्टर आप प्रयाग वाला तो आप बिल्कुल जाइए अभी और प्लेलिस्ट से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आता है। और फिर दूसरा हिमालय बहुत आता है ना। तो ये जरूर याद कर लो, क्योंकि यहां अगर हम एक एक मीनिंग बताएंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। और जबकि मैंने वहां पर एक एक मीनिंग बताई है। ना मिले तो ऐसे ढूंढना, प्रयागा हिंदी अनुवाद ज्ञान सिंधु मिल जाएगा। एक बहुत पुराना वीडियो होगा, एक पिछले साल का होगा, एक इस वर्ष का होगा, जो अच्छा लगे वो देखिए। अब यहां देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कौन नहीं जानता, अभिवादनशील मनुष्य की नित्य प्रति 4 चीजें बढ़ती हैं ना, नित्य प्रति समझो ऐसे। अभिवादनशील व्यक्ति जो वृद्धों की सेवा करता है, अभिवादनशील जो वृद्धों की सेवा करता है, उसकी नित्य प्रति 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, हे संपूर्ण सूर्य देव हमारे पापों को दूर करो और जो कल्याणकारी हो वो हमको प्रदान करो। फिर लोकोक्तियां मुहावरे आएगा। क्या आएगा? लोकोक्तियां मुहावरे। आग में घी डालना, क्रोध को भड़काना, झगड़े को भड़काना, आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली का ही कार्य सफल होता है। कहने का मतलब जो शक्तिशाली होता है उसी की ही चलती है, उसी की ही चलती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती करने वाला, गलती करने पर भी गलती स्वीकार ना करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अब यहां संधि विच्छेद आया है। साक्षरः साधन अक्षरः
ये आपका खा ऑप्शन सही होगा। रक्षोपायः गुण संधि है, अब यहाँ रक्षा धन उपायः, ये रक्षोपायः हो जाएगा, ठीक है। और फिर है आगे इत्यादि का इति धन आदि, अगर दिख नहीं रहा हो तो हम बता दें इति धन आदि ये वाला है। आत्मने, आत्मने, आत्मा, आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, चतुर्थी हो जाएगी, चतुर्थी का एक वचन। अब ये मैंने ट्रिक कौन सी लगाई, ये मैंने पढ़ाया है, आप ढूंढिए आत्मन नामन के शब्द रूप मिल जाएंगे खटाक से आपको। राज्ञः, राज्ञः में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, पंचमी षष्ठी का एक वचन होता है। अब पंचमी का भी एक वचन है, षष्ठी का भी है, तो भैया ये पंचमी का एक वचन ऑप्शन में है, यही लगा दो, ठीक है। फिर है आगे युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए, क्या लिखेंगे, अम्बुद और अंबुज, अम्बुद माने बादल, अंबुज माने कमल, तो बादल और कमल ऑप्शन नंबर खा। द्वीप और द्वीप, द्वीप माने टापू होता है और द्वीप माने हाथी होता है, तो हाथी और टापू लगा लीजिए, ठीक। यहां पर आने, कल माने बीता हुआ अथवा आने वाला कल, कल माने, कल माने कल पुर्जे वाली वस्तु कह सकते हैं, कल पुर्जा है ना। कल माने हथियार, ये भी कह सकते हैं, कल पुर्जे वाली वस्तु, कल भी। और वर्ण, वर्ण के कई अर्थ निकल के आते हैं, वर्ण माने अक्षर होते हैं, वर्ण माने रंग होते हैं, वर्ण माने जाति होती है। सोम, सोम दिन का नाम है, सोमवार होता, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, सोम सोम देवता भी एक है, सोम अमृत भी है ना, ठीक। अब इसका मेन मतलब ये लिख लो आप, सोम को एक तो सोमवार लिख दो, सोमवार लिख देना, और कुबेर लिख देना, कुबेर वही धन के मालिक देवता है ना। और वर्ण के दो लिख लो, कौन कौन से लिखोगे, रंग लिख देना और जाति लिख लेना, अक्षर भी होता है। अच्छा, कल के दो अर्थ बताओ, कल, कल माने आने वाला, आने वाला दिन, आने वाला या बीता हुआ दिन, और कल माने पुर्जा, कल माने मशीन, ये भी लिख सकते हो। फिर आगे है जो मर्यादा का पालन करता हो उसको कहेंगे मर्यादा पालक। वो स्थान जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं वो है क्षितिज, जिसकी तुलना किसी से न की जाए वो अतुलनीय होता है। मैं भोजन कर लिया हूं, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, मैंने भोजन कर लिया है। पुत्री परायाधन होता है, नहीं, पुत्री परायाधन होती है। हवा ठंडी बह रही है, नहीं, हवा ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा, या तो आप लिखिए ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा बह रही है, लिख सकते हैं। हवा ठंडी नहीं, ठंडी हवा हो जाएगा। करुण अथवा शांत रस, मैंने कई बार आपको समझाया है, करुण रस का, शांत रस का, शांत रस जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस जब शोक, इष्ट विनाश, बंधु वियोग के कारण उत्पन्न शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा जब पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। शांत रस में क्या लिखेंगे, शांत रस में आप लिख सकते हैं कि यहु संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये भी लिख सकते हैं। अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो, इसमें भी शांत रस है। और दो अश्लेष अलंकार कौन नहीं जानता भाई, है ना। श्लेष अलंकार कौन लिखोगे, रहीमन पानी राखिए में भी श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार आपका कहां पर है कि सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, उसमें भी श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है श्लेष्ठ अथवा चिपका हुआ, यानी कि जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार आप जानते हैं, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसा चरण कमल बंदो हरिराइया, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब दोहा और कुंडलिया, दोहा आप जानते ही हैं, कुंडलिया का उदाहरण
बहुत बार हमने समझाया है, फिर भी बता देते हैं। कुंडलिया का याद कर लो कि साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरधर कबिराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनिया वै साईं। ठीक है। फिर पत्र लिखना है मोहल्ले में फैली गंदगी। मैंने इसीलिए तो कहा कि आधे से ज्यादा व्याकरण आपकी जो है वो आपको इंटर वाली ही मिलेगी। तो व्याकरण आप चाहेंगे तो कमेंट करिए, मैं टॉपिक वाइज कोर्सेज में ऐप पर आपको इंटर की ही व्याकरण ऐड करके आपके लिए एक नया सिलेबस बना के, मतलब केवल व्याकरण अलग 100 रुपए के अंदर पेड क्लासेस में बना दूंगा। अगर आपको लेना है तो बता दीजिएगा। अभी है नहीं कोई कोर्स, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं कोर्स लॉन्च भी कर दूंगा। नगर निगम अधिकारी को सड़क के टूटे होने की शिकायत की मरम्मत के लिए पत्र लिखो। अब निबंध लिखना नसन और भारतीय समाज में नारी की स्थान जनसंख्या वाला भी परसों नरसों 3 दिन पहले कराया था। तो इस तरह आपका ये पेपर पूरा हुआ। ये पेपर बहुत ही अच्छा है और एक नवीन पैटर्न पर है, जैसा होना चाहिए उसी पैटर्न पर है। आप इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक या एंड स्क्रीन पर आने वाली लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या modelpaper.info वेबसाइट पर जाकर के क्लास 11 हाफ अर्ली वाले सेक्शन में होम पेज पे ही आपको मिल जाएगा। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे और बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बहुत सारे आपके मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं, अंग्रेजी के भी, गणित के, अंग्रेजी के भी और हिंदी के भी, और उसके साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है सब करा दिए।